हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का करंट अफेयर डेली क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। तो करंट अफेयर भी मेरा होता है संडे को और वेडनेसडे को रहता है 4 बजे, और इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का क्लास भी अभी लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए, और संडे को 10:30 बजे मैथ का क्लास रहता है। गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा। सी, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम। डी, एक धरातलीय हवा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी, एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम एक उस महासागरीय जलधारा है। यह मैक्सिको के खाड़ी से उत्पन्न होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पूर्वी तट को स्पर्श करती हुई पश्चिमी यूरोप के स्कैंडिनेविया तक पहुंचती है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार, कोरोमंडल तट। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी अनायमुड़ी है। लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान करने के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता, किंतु इसका पारित होना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और इसके पारित होने से पहले सरकार को व्यय हेतु धन की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुच्छेद 116 का के तहत विनियोग विधेयक के पारित होने तक व्यय करने के लिए लोकसभा कार्यपालिका को भारत को संचित निधि से सीमित मात्रा में धन अनुदान में दे सकती है, जिसे लेखानुदान कहते हैं। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में कौन सा से सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, और देखिए 1, 2 और 3 और 4। तो यहाँ देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, ये 2 सही है भाग 4 के अनुसार। तो ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इस भाग के अनुच्छेद 30 में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का उल्लेख है, तथा अनुच्छेद 44 में भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 350 का में वर्णित है। आइए देखते हैं 5, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफ्रोल कहते हैं? तो विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6। तो ये आंसर होगा विटामिन D2। ठीक है, आर्गो कैल्सिफ्रोल। ठीक है, D2 को आर्गो कैल्सिफ्रोल कहते हैं, D3 को कॉल कैल्सिफ्रोल कहते हैं, B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन B6 को पैरोडक्सिन कहते हैं। आइए 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, टोकोफेरोल, साइनोकोबालामिन, आर्गो कैल्सिफ्रोल। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए, तो क्वेश्चन हमको लगता है ना आधा अधूरा बना है। इधर जो मिलाने वाला था वो मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। इस क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं, ठीक है ना, मिलाना था। आइए, ये क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ पूरी तरह से। निम्नलिखित में से कौन पर, चलिए तो नहीं टाइप हुआ, फिर भी क्वेश्चन तो है ना। रेटिनॉल विटामिन ए है, इससे जीरोपैथेलमिया रोग होता है। थायमिन को विटामिन B1 बोलते हैं, इससे वेरी रोग होता है। टोकोफेरोल विटामिन ए है, इससे बंध्यता होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं, इससे रक्तहीनता होता है। आर्गो कैल्सिफ्रोल विटामिन D2 को कहते हैं, इससे रिकेट्स होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्विनिन, सल्फागोडिन और क्लोरेफेनिकोल और एस्प्रिन। तो इसमें प्रतिजैविक कौन सा है? तो ये सी है, क्लोरेफेनिकोल। तो क्विनिन क्या है? मलेरिया और ओलिसाइसिस। सल्फागोडिन क्या है? आंत्र संक्रमण और दुष्प्रभाव। क्लोरेफेनिकोल क्या है? प्रतिजैविक। और एस्प्रिन है दर्द निवारक। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मानंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी, नंद वंश का महाप्रतापी शासक घनानंद ईरानी शासक और विश्व विजेता सिकंदर महान के समकालीन
था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो चलिए फिलहाल तो ध्यान में नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। ये हकीम खान, ठीक है। आंसर क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह एवं राजपूत सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप एवं अन्य सरदारों खान सरदार हकीम खान सुर प्रमुखता ने किया था। रायगढ़ में शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 10वां नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से एक। तो शिवाजी की राजधानी जो थी रायगढ़ में थी। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पुणे के पास शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। शिवाजी के राजा पुरोहित गंगा भट्ट थे तथा गुरु रामदास थे। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया की स्थापना की थी। H आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। मिंटो ने इनकी मांग का संपूर्ण समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आत्मीय सभा के संस्थापक थे, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, राजा राम मोहन राय। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उनके स्थापित यह प्रथम संस्था थी। आइए देखते हैं 13 नवंबर, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो ये तो पता ही है, राजगीर में हुई थी। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित हुई थी। यह संगीति मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में सतपर्णी गुफा में हुई थी। महाकश्यप ने इस संगीति की अध्यक्षता की थी। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था तथा उन्हें सूत्र में विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में काला अशोक के समय में हुई, जिसके अध्यक्ष सावा कामी थे। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई तथा इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्रा, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण, व्यक्तिक। तो ये पहला सत्याग्रह था चंपारण का 1917 का। आइए देखते हैं, महात्मा गांधी ने 1917 में अपने प्रसिद्ध अस्त्र सत्याग्रह का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम चंपारण में किया था। यहाँ पर भी किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे 3 कठिया पत्ती कहा जाता था। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और किसानों को 25% राशि व्यापारियों द्वारा वापस करनी पड़ी। इसके साथ ही चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनाया गया, जिसमें किसानों के हितों की सुरक्षा प्रदान की गई। ब्रिटिश बागान मालिकों ने चंपारण में अपने कारखानों को बंद कर दिए। इस आंदोलन की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि गांधी जी जनता के नेता के रूप में उभरे तथा लोगों ने अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह की शक्ति का अनुभव किया। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? भारत के युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारी कर, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो ये ऑप्शन डी है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद पर इस्तीफा दे दिया था। बिहार सरकार का गठन वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर हुआ था, जहां के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनिस खान वो थे। कांग्रेस की ओर से बाद में सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, जिसमें राजनीतिक बंदियों के विवाद पर इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार से आज का हमारा 15 क्वेश्चन का क्विज पूरा हुआ। धन्यवाद।